हेलो एवरीवन। मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप JEE एस्पायरेंट हैं एंड IIT में पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम का है। JEE PYQ सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे JEE मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो 10 पेपर हुए थे, उन पेपर्स में जितने भी सवाल क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से थे, हम हर वो सवाल को आज इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से टोटल 8 क्वेश्चंस जनवरी अटेम्प्ट में आए थे और 10 पेपर में 8 सवाल अगर देखें तो डेफिनेटली आप ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि हर पेपर में एक सवाल आया हुआ है। और अगर हर पेपर में एक सवाल इस चैप्टर से है तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, 1 से 2 घंटे का समय लगता है इस चैप्टर को सीखने के लिए। और अगर इतने कम समय में आपके 4 मार्क बन रहे हैं तो आप कैसे इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। और इसीलिए मेरा हर स्टूडेंट को ये सजेशन रहता है कि आप इस चैप्टर को कभी भी ना छोड़ें, इस पर अच्छी कमांड आप गेन करें, इसे पढ़ के जाएं, आपका डेफिनेटली 4 मार्क वहाँ पर स्कोर होगा। आज की इस क्लास में हम उन 8 सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे और मैं आपको काफ़ी अच्छे ढंग से हर वो सवाल सॉल्व करना सिखाऊंगा जो जनवरी अटेम्प्ट में आए थे। अब बिल्कुल फोकस्ड हो करके मेरी बातों पे को ध्यान से सुनिएगा, आपको हर सवाल सॉल्व करना आ जाएगा, इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर में आप अच्छा कमांड गेन कर जाएं। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल 22 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया था एंड क्वेश्चन कहता है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A equal to 16 centimeter square and separation between the plates 10 centimeter is charged by a DC current. Consider a hypothetical plane surface of area A not equal to 3.2 centimeter square inside the capacitor and parallel to the plates. At an instant, the current through the circuit is 6 ampere. At the same instant, the displacement current थ्रू A नॉट इच डैश मिली एम्पियर। तो मुझे बताना है कि क्या वैल्यू आनी चाहिए और ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो ये सवाल काफ़ी आसान है, बहुत इजीली सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल आराम से इस सवाल को सॉल्व करना आ जाएगा। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए दैट व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, आप इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या समझते हैं, तब डेफिनेटली आप यही जवाब देंगे द फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर किसी डायरेक्शन में चार्जेस की मूवमेंट हो तब हम कहते हैं कि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, यस और नो। अगर पॉजिटिव चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ तो अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं तब हम क्या कहेंगे कि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। अगर किसी डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट उन नेगेटिव चार्जेस के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अल्टीमेटली हमारा यही सवाल यही आंसर होता है कि चार्जेस के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बात हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। सिर्फ चार्जेस के मूवमेंट की वजह से ही या सिर्फ चार्जेस के मूवमेंट को लेकर के ही इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्म किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक और तरीका है जिसकी हेल्प से हम दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकते हैं और उन दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगी, तब भी उन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना पॉसिबल है। और उसी करंट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, सुनना, आप एकदम ध्यान से सुनना। देखिए, हमें जो सवाल कहा गया है, हमें कहा गया है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, करेक्ट। ये हमारा मान लो कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेट्स हैं और इसको मैं एक डीसी करंट फ्लो कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डीसी करंट की बात की गई है, यहाँ पर मैं इस कैपेसिटर को एक सेल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एक स्विच है और इस स्विच को चलो मैं ऑन भी कर देता हूँ, करेक्ट। और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मैं फिलहाल के लिए V मान लेता हूँ। तो इतनी जानकारी हमें बिल्कुल होती है कि जब हम कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, उसे एक सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, तब कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स में इक्वल वैल्यूज की ओपोजिट नेचर वाली चार्जेस का डेवलपमेंट होता है, स्टोरेज होता है। कैपेसिटर की जिस प्लेट को हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज का स्टोरेज होता है, और दूसरी प्लेट जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसके पास उतनी ही वैल्यू का नेगेटिव चार्ज का स्टोरेज होता है। तो फिलहाल के लिए मैं मान के चलता हूं कि किसी इंस्टेंट पे इस प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज Q है
एंड सेम इंस्टेंट पे इस दूसरी प्लेट के पास माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए, और इस तरह से हमारी कैपेसिटर चार्ज होती चली जा रही है। जो हमारी सेल है, जो हमारी बैटरी है, वो चार्जेस को फ्लो करा करके कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स में चार्जेस को स्टोर कर रही है, हम ऐसा मान करके चल रहे हैं। यहाँ पर जिस इंस्टेंट की बात की गई है, मैं उसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, एंड एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पे इस प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इसके पास नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, ऐसा आप मान करके चलिए। नाउ अब देखिए, जब जब इस स्विच को अपन ने ऑन नहीं किया था, जब ये स्विच ऑफ था, तब डेफिनेटली इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, और बिल्कुल उस केस में जो हमारा कैपेसिटर था वो अनचार्ज था, उसके पास किसी भी तरह का चार्ज नहीं था। एंड चार्ज के एब्सेंस के कारण डेफिनेटली इन दोनों प्लेट्स के बीच में किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने इस सेल को कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के साथ कनेक्ट किया, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारी सेल के पास है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस मेंटेन होने के लिए इस सेल ने कैपेसिटर की तरफ चार्जेस को फ्लो कराने स्टार्ट किया। और क्योंकि अब चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो चुके हैं, तब डेफिनेटली इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। कैपेसिटर चैप्टर में हम अच्छे से सीखते हैं कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी वैल्यू होती है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं बिल्कुल होप करता हूँ कि आपको इस फॉर्मूले की जानकारी होगी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये नेट फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जो इन दोनों प्लेट्स ने मिल करके बनाई होगी। ये भी बात अच्छे से जानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस से बनने वाली फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है, एंड नेगेटिव चार्जेस से बनने वाली फील्ड चार्जेस के टूवर्ड्स होती है, और इसीलिए यहाँ पर जो नेट फील्ड का डायरेक्शन है वो ऑब्वियसली राइटवर्ड है, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टूवर्ड्स। तो जो पॉजिटिव प्लेट है वो राइटवर्ड फील्ड बना रही है, नेगेटिव प्लेट भी राइटवर्ड फील्ड बना रही है, और दोनों की फील्ड का जो समेशन है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ पर सिग्मा होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और डेफिनेटली हम सिग्मा की वैल्यू को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर रहेगा। तो यहाँ पर क्यू अमाउंट का चार्ज हमारे कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर के प्लेट के पास स्टोर है या स्टोर हो चुकी है, और ए इसका सरफेस एरिया है, और डेफिनेटली क्यू बाई ए हमारी सिग्मा की वैल्यू होती है। तो जो फील्ड पहले जीरो थी, अब वो कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और जैसे जैसे चार्जेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। इतनी बात हम बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल एक बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे ही हमने कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को सेल के साथ कनेक्ट किया, सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी था, उतना वो चाहती है कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के पास भी मेंटेन हो, और उसी को ही मेंटेन करने के लिए हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस का फ्लो होने लगा था। और कब तक होगा चार्जेस का फ्लो? चार्जेस का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक जितनी पोटेंशियल डिफरेंस हमारी सेल के पास है, एग्जैक्टली इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारी कैपेसिटर के दोनों प्लेट के पास भी मेंटेन न हो जाए, तब तक चार्जेस फ्लो होते रहेंगे, और तब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो भी बढ़ती बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने के साथ यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच में अगर मैं कोई भी एक सरफेस इमेजिन करूँ, तब उस सरफेस से पास होने वाली या उस सरफेस से लिंक होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट आएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है E डॉट ए। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो एंड सरफेस एरिया ए हो, तब सरफेस एरिया से लिंक होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है E डॉट ए, और इसे मैं लिख सकता हूँ E A cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमें कह रहा है कि हमको दोनों प्लेट्स के बीच में एक हाइपोथेटिकल प्लेन इमेजिन करना है, इस तरह से कि उस पर्टिकुलर सरफेस का जो प्लेन है वो प्लेट्स के पैरेलल हो। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सरफेस इमेजिन कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं कि इस सरफेस की जो प्लेन है वो हमारी प्लेट्स के प्लेन के पैरेलल में है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ऑब्वियस बात है कि ये जो मैंने सरफेस इमेजिन की है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो राइटवर्ड ले सकते हैं हम सरफेस के परपेंडिकुलर में, और ये एरिया की जो वैल्यू हमें है वो हमें ए नॉट गिवन है। ऑल राइट, तो ये जो मेरा जो एरिया है इसका, उसकी वैल्यू ए नॉट है, एंड डायरेक्शन ऑब्वियसली मैं सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर में राइटवर्ड ले लेता हूँ। अगर मैं देखूँ तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो भी तो राइटवर्ड ही है,
और इसलिए इस बात को कंक्लूड करना बिल्कुल आसान है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल हमारे इस सिचुएशन के लिए है वो 0 डिग्री है। cos 0 की वैल्यू होती है 1 एंड फाइनली मेरी फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी E0। अगर मैं देखूं तो ये बात सही है कि नहीं? अगर मैं इस A0 एरिया के लिए फ्लक्स की बात करूं तब इस A0 एरिया के लिए जो मेरी फ्लक्स की वैल्यू होगी वो EA0 हो जाएगी। अगर मैं उतना ही एरिया ले लूं जितना एरिया प्लेट्स का है, तब उस केस में मेरी फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उस केस में मेरी फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी E इंटू ए। अगर मैं जितना एरिया हमारे कैपेसिटर के प्लेट्स का है उतना ही एरिया इमेजिन करूं तो उतने एरिया के लिए फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ई ए। और अगर मैं इस हाइपोथेटिकल एरिया की बात करूं तब उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ई ए नॉट, जो समझना बिल्कुल आसान है। अब देखिएगा, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर चार्जेस मूव करते आ रहे हैं प्लेट्स की तरफ तो चार्जेस के आने के साथ साथ डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीमेंट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा। एंड जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच में आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है तो चार्जेस की मूवमेंट ही एकमात्र उपाय नहीं है। आप अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में किसी भी एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज ले आओ तब भी उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और उसी करंट का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड आपको बिल्कुल ये भी पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट को निकालने का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, जहाँ पर डी फाई ई इज द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी टी इज द चेंज इन टाइम, और एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस तरह से हम डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मैं सबस्क्रिप्ट ई लगा देता हूँ रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातों को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं गई होगी। एक बात और भी आपको मैं समझाना चाहूँगा कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू हमेशा कंडक्शन करंट के इक्वल ही होती है। अभी कंडक्शन करंट क्या है? कंडक्शन करंट वो है जो इन वायर्स से होकर के फ्लो हो रही है। वायर से फ्लो होने वाली करंट को हम कहते हैं कंडक्शन करंट। और इस कंडक्शन करंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तब चार्जेस की मूवमेंट इसी कंडक्शन करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कंडक्शन करंट वो करंट है जो चार्जेस के मूवमेंट के कारण डेवलप हुई है। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण डेवलप हुई। और मैं आपको बताना वही चाह रहा हूँ, जो भी वैल्यू हमारी कंडक्शन करंट की है एग्जैक्टली सेम वैल्यू दोनों प्लेट्स के बीच में रहने वाले नेट डिस्प्लेसमेंट करंट की भी होती है। मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में जो नेट वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट करंट की वो भी कितनी होती है? हमेशा कंडक्शन करंट के बराबर होती है। ठीक, मैं समझता हूँ ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हमेशा कंडक्शन करंट की इक्वल होती है। और हमारे इस क्वेश्चन में हमको सर्किट में करंट हमको 6 एम्पियर बताया गया है। इट मीन्स दैट the total displacement current is also equal to what? It is also equal to 6 एम्पियर। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ये वाली बात आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट करंट की टोटल वैल्यू है वो 6 एम्पियर है, ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। बट अब हमारे सामने जो अगला सवाल है वो ये है कि 6 एम्पियर की डिस्प्लेसमेंट करंट टोटल कितने एरिया से पास कर रही है, टोटल कितने एरिया से फ्लो हो रही है। तो डेफिनेटली जितने एरिया से हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है ठीक उतने ही एरिया से हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट को भी पास होना चाहिए। अब क्योंकि चार्जेस का स्टोरेज कैपेसिटर के कंप्लीट प्लेट में होता है, जो हमारी कैपेसिटर की प्लेट होती है उस प्लेट में यूनिफॉर्मली चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जितना एरिया हमारी कैपेसिटर की प्लेट का है एग्जैक्टली उतने ही एरिया में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा और उतने ही एरिया में हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगी। एंड डेफिनेटली उतने ही एरिया से हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट 6 एम्पियर भी पास होनी चाहिए। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया गिवन है प्लेट का, तो डेफिनेटली 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से ही हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट 6 एम्पियर पास हो रही होगी। अब हमें यहाँ पे सवाल में ये पूछा गया है कि अगर हम प्लेट्स के बीच में 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक एरिया इमेजिन करें तब इस एरिया से कितनी डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होनी चाहिए। तब इस सवाल का जवाब देने के लिए डेफिनेटली आपको यूनिटरी मेथड को यूज कर लेना चाहिए। क्लास 4th में हम यूनिटरी मेथड सीखते हैं और उस मेथड की हेल्प से आप डेफिनेटली सवाल का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा
कि 6 एम्पियर करंट टोटल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से फ्लो हो रही है, तो यूनिट एरिया से, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही होगी? तो डेफिनेटली इसका आप जवाब दे सकते हैं कि अगर 6 एम्पियर का करंट का फ्लो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर से हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से फ्लो होने वाली करंट 6/16 होनी चाहिए। इजंट इट ट्रू? अब हमें बोला है कि 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितना करंट फ्लो होना चाहिए, तब अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 6/16 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, देन 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हो जाएगी 6/16 इंटू 3.2, एंड डेफिनेटली यही वो वैल्यू है जो हमें पूछा गया है, और इस डिस्प्लेसमेंट करंट को मैं ID डैश कर देता हूँ, और डेफिनेटली यही हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ भी गई होगी। हमने सिंपली यूनिटरी मेथड का यूज किया। टोटल हमारी कैपेसिटर का जो प्लेट था, जो हमारी कैपेसिटर के प्लेट का जो टोटल एरिया था, उस एरिया से हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदल रही थी, और उस फ्लक्स के बदलने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट करंट थी उसकी वैल्यू 6 एम्पियर थी, और ये कंडक्शन करंट के इक्वल होती है। तब हमें बोला था कि पूरे प्लेट से नहीं, प्लेट के बीच में 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर से मैं डिस्प्लेसमेंट करंट को कितना देख पाऊंगा। तब उस केस में हमने कहा कि अगर 6 एम्पियर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से फ्लो हो रही है, तो 3.2 के लिए निकालने के लिए हमने क्या किया, 6/16 इंटू 3.2 किया, और हमें इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो डेफिनेटली 16 की हेल्प से जब मैं 3.2 को रिड्यूस करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.2, 6 इंटू 0.2 की वैल्यू हो जाएगी 1.2 एम्पियर। बट यहाँ पर हमें आंसर बताना है मिली एम्पियर में। तो अगर मुझको एम्पियर को मिली एम्पियर करना है, तो मिली के लिए मुझको 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻+3 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे 10⁻0 की वैल्यू 1 बनी रहेगी, और हमारी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसीलिए एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10⁻³ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थी। तो 10⁻³ के साथ में 10⁻+3 भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एंड 1.2 इंटू 10⁻³ विल बिकम 1200, और इसीलिए यहाँ पर जो हमें डैश में वैल्यू पूछी गई है, इट शुड बी इक्वल टू 1200, एंड इसीलिए 1200 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। मैं समझता हूँ कि इस सवाल को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी, आप बहुत बहुत अच्छे ढंग से इस सवाल को समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट से है, एंड क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज E इक्वल्स टू दिस मच, द एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला इज। देखिए, हमें सवाल में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और अगर उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन है, तब उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन जनवरी अटेम्प्ट में जो 8 सवाल आए थे हमारे इस चैप्टर से, उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी यही सवाल है, और इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए कि किस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें जिन भी कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, पहले मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इस सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, जो पहली जानकारी आपके पास होनी चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती हैं, और इनके ऑसिलेशन का जो प्लेन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती हैं, एंड ऑसिलेट करने के दौरान जिस प्लेन में वो ऑसिलेट करेंगी वो आपस में परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में अगर ऑसिलेट कर रही है, तब मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करेगी, वो ऑसिलेट करेगी। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन का जो प्लेन होता है, जो इनके ऑसिलेशन का डायरेक्शन होता है, वो हमेशा आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो पहली बात आपको समझनी चाहिए। और इन दोनों भी ही फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, इन दोनों के फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपेगेट होती है। जो वेव प्रोपेगेशन होता है, जिस डायरेक्शन में वेव बढ़ती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है। और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। मतलब मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और इन दोनों का डायरेक्शन वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो क्योंकि हमारी गिवन वेव
वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है और वैक्यूम में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को सिंबल c से शो करते हैं, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि वेव की जो वेलोसिटी होगी वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपगेशन तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और ये पहली बात जो आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए। तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि वेव प्रोपगेशन अगर मान लेते एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, और मान के ये चलते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तब डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, जेड एक्सिस की तरफ होना चाहिए। और बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। करेक्ट। ये हमारी पहली इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बिल्कुल ध्यान से सुन के समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जब ऑसिलेट करती हैं वो सेम फेज में ऑसिलेट करती हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि उनका फेज ऑसिलेशन का सेम है, इसका ये मतलब है कि उनकी स्टेट सेम है। इसका ये मतलब है कि जिस मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे उसी प्लेस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होती है। जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी प्लेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, एग्जैक्टली उस मोमेंट पे उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने डायरेक्शन को रिवर्स किया है, चेंज किया है, तब एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी अपने डायरेक्शन को रिवर्स करती है। और इसीलिए कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साथ साथ चलती हैं और सेम फेज मतलब सेम स्टेट के साथ चलती हैं। और इसीलिए हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव सेम फेज, इनके पास सेम फेज होता है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की भी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड दोनों में किसी भी फील्ड के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम दोनों ही फील्ड की भी हेल्प ले सकते हैं। तब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से वेव इक्वेशन को शो करूं, तब उस केस में हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन है, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो होता है ई वाई, क्योंकि मैंने फील्ड को वाई एक्सिस के अलॉन्ग शो किया हुआ है, ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू, यहाँ पर मुझे जे कैप कर देना चाहिए। तो देखिए ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो के साथ आप एक्स देख रहे हो, ये एक्स इस बात को समझा रहा है कि जो मेरी वेव का प्रोपगेशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है ना। जो एक्स आप देख रहे हैं, ये एक्स इस बात का जस्टिफिकेशन है कि जो वेव हमारी प्रोपेगेट हो रही है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है। के एक्स एंड ओमेगा टी के बीच में जो माइनस साइन है वो इस बात का जस्टिफिकेशन दे रहा है कि वेव का प्रोपेगेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। अगर यहाँ पर के एक्स एंड ओमेगा टी के बीच में माइनस साइन हो तो ये मतलब होता है कि वेव का प्रोपेगेशन अलॉन्ग हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पर प्लस होता तब उस केस में हम कहते हैं कि वेव का प्रोपेगेशन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस हो रहा है। यहाँ पर जो ई नॉट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे बड़ी वैल्यू होती है। एंड साइन के साथ यहाँ पर जो आपको के एक्स माइनस ओमेगा टी दिखाई दे रहा है, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी को ही हम फेज कहते हैं, इसे ही हम फेज कहते हैं, जो जस्ट मैं आपको इस सेकंड पॉइंट पे समझा रहा था। तो जो वैल्यू एंगल की, साइन के साथ ब्रैकेट में जो भी है वो तो एंगल ही होगा ना, तो जो वैल्यू एंगल की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगी वही वैल्यू एंगल की मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में भी होगी। मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगी, एग्जैक्टली वही वैल्यू हमारी मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होती है, जो आपको समझना चाहिए। अब अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिख करके दिखाऊं, अगर मैं वेव को मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में एक्सप्लेन करूं तो मुझे लिखना चाहिए बी जेड वाई जेड, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपगेशन हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। देन बी जेड की वैल्यू हो जाएगी बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पर मुझे के कैप को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी आप वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही मेथड चलते हैं, दोनों ही इक्वेशंस हमारे लिए इक्वली यूजफुल है। बट जो इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो हमारी फेज की वैल्यू होगी दोनों के लिए सेम होगी, एंड फेज के साथ साथ
जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप ले रहे हो वो भी सेम होगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में साइन यूज किया है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में भी साइन यूज करना पड़ेगा। अगर आप साइन की जगह में कोसाइन फंक्शन लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर आपने कोसाइन फंक्शन लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आपको कोसाइन फंक्शन लेना पड़ेगा। मतलब आप साइन और कॉस दोनों ही फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, दोनों ही फंक्शंस चलते हैं। और आप अगर एक के लिए साइन लेते हो तो दूसरे के लिए भी साइन लो, एक के लिए कॉस लेते हो तो दूसरे के लिए भी आप कॉस लो। दोनों की फेज एंड दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल सेम रहता है, जो हमारे सेकंड पॉइंट में हमने क्लियर कर लिया। और इतनी बात आपको समझनी चाहिए। तो ये हमारी स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन होती है। देन नाउ अगला पॉइंट जो आपको समझना है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो तब इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो बी नॉट की वैल्यू होती है वो ई नॉट बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो और क्योंकि हमें वैक्यूम गिवन है तो डेफिनेटली वैक्यूम में जो हमारी वेव की स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड के इक्वल होगी, जिसे हमने सिंबल सी से शो किया है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू होती है ई नॉट बाई सी। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड मालूम है जस्ट डिवाइड दैट वैल्यू बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम जो हमें गिवन होगा। और क्योंकि यहाँ पर हमें वैक्यूम गिवन है तो वैक्यूम में जो भी हमारी स्पीड ऑफ लाइट होगी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं और इससे हमें बी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तब अगर अपने को ई नॉट मालूम है तो बी नॉट मिल गया। साइन एंड फेज तो हमको एक बराबर ही रखने हैं और डायरेक्शन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इस मेथड से आप बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, एक बात और आपको जाननी है कि अब जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं और इन दोनों के परपेंडिकुलर में वेव प्रोपेगेट करती है। अब जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वेव प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी। बट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो हमारे पास दो डायरेक्शन है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। वेव का प्रोपेगेशन अब राइटवर्ड भी हो सकता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मीन्स एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है एंड एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। वन डायमेंशन में आपके पास दो डायरेक्शन होते हैं, वन डायमेंशन में आपके पास दो डायरेक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर आपको एक सीधे रास्ते में चलना है तो आपको सीधे रास्ते में चलने के लिए आपके पास दो डायरेक्शन है, आप आगे भी बढ़ सकते हो और पीछे भी आ सकते हो। तो मैं इस बात को कैसे जानूंगा कि जो वेव प्रोपेगेट हो रही है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। मतलब हमें वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को अगर ऑब्टेन करना हो तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। हालांकि वेव इक्वेशन में इस माइनस से हमें यह पता चल रहा है कि वेव का प्रोपेगेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम कैसे जान सकते हैं कि किस तरफ वेव हमारी प्रोपेगेट हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जो वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है वो हमेशा ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तब ई क्रॉस बी से जो आपको डायरेक्शन ऑब्टेन होगा एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपेगेट होती है। मैं जो समझाना चाहता हूँ सुनिएगा। मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी वेव प्रोपेगेट हो रही है, वाई एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड जेड एक्सिस के अलोंग हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। हम ऐसा मान करके चलते हैं और इस तरफ हमारी वेव प्रोपेगेट हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करिए, आपको जो डायरेक्शन मिलेगा एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपेगेट होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है वो ई क्रॉस बी के अलोंग है। तो मैं यूनिट वेक्टर के टर्म्स में अगर एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर सी कैप इज a unit vector in the direction of propagation of wave then it must be equal to E cap cross B cap। और बिल्कुल आप इसको याद रख सकते हैं, E cap cross B cap मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि E cap की भी वैल्यू 1 होगी, B cap की भी वैल्यू 1 होगी और इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाली वैल्यू भी 1 होगी। तो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में ये इक्वेशन बिल्कुल वैलिड है। मैंने आपसे ये कहा था कि E क्रॉस B का डायरेक्शन वेव प्रोपेगेशन की तरफ होता है, मैंने ये नहीं कहा था कि ई क्रॉस बी की वैल्यू वेव के स्पीड की वैल्यू के इक्वल होती है ना। तो बेसिकली सी कैप को मैं लिख सकता हूँ ई कैप क्रॉस बी कैप। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को ऑब्टेन करना जानते हैं
तो आपको बिल्कुल ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है बिल्कुल जस्टिफाई होती हुई दिखाई देगी। जब भी हम किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, जो पहले होता है उसकी तरफ अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करते हैं और जो सेकंड होता है उसकी तरफ टर्न करते हैं। इससे हमें जो थंब का डायरेक्शन ऑब्टेन होता है वही हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है। तो यही काम मैं करता हूँ, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ मैंने अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के मैंने आउटवर्ड में लिया है तो उस तरफ मैं टर्न करता हूँ। जो थंब है हमें वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन देगा, मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ इसे तो मैं लिख सकता हूँ पी कैप, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो हमारी ई कैप की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू बी कैप क्रॉस सी कैप। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी कैप क्रॉस सी कैप का जो डायरेक्शन होगा वो ई कैप की तरफ होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो बी कैप का डायरेक्शन होगा मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सी कैप क्रॉस ई कैप। ये तीनों ही इक्वेशंस इक्वली वैलिड हैं। आप तीनों ही इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। ई कैप क्रॉस बी कैप विल बी सी कैप, बी कैप क्रॉस सी कैप विल बी ई कैप एंड सी कैप क्रॉस ई कैप विल बी बी कैप। आप तीनों ही इक्वेशंस को आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। आपको ऑर्डर सेम रखना है। ई बी मिल करके सी बनाएंगे तो बी फिर सी मिल करके बनाएंगे ई, और फिर सी एंड ई मिल करके बनाएंगे हमारा बी। आप इसको ऐसे याद रख लो, सी ई बी, ये हमारा बेसिकली तीन वेक्टर क्वांटिटी रहा। तो अगर आप ई के बाद बी तक जाते हैं तो आपको सी मिल जाएगा, बी के बाद अगर आप सी तक जाते हैं तो आपको ई मिल जाएगा, और सी से अगर आप ई तक जाते हैं तो आपको कौन मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। मतलब ई से अगर आप बी तक गए तो आपको सी कैप मिल जाना चाहिए, बी से लेकर के अगर आप सी तक जाएं तो आपको ई कैप मिल जाना चाहिए, और सी से लेकर के अगर आप ई तक जाते हैं तो आपको बी कैप मिल जाना चाहिए। और इस ऑर्डर में भी आप इसे याद रख सकते हैं, आपको बिल्कुल याद रख लेना चाहिए। आई होप यहाँ तक की बात एकदम अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इतनी बात आपको समझनी चाहिए। अब अगर इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई है तो अब आप जो सवाल हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं उसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, है ना। एकदम ध्यान से सुनिएगा। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन गिवन है वो ये है, और अभी हमने जितनी भी बातें सीखी उन सभी बातों के हेल्प से अब हम इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा इस 4i कैप माइनस 3j कैप को लेकर के। तो 4i कैप माइनस 3j कैप यहाँ पर एक वेक्टर है, और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप जज कर सकते हैं कि इस वेक्टर के थ्रू हम किसका डायरेक्शन जज करेंगे। देन द आंसर विल बी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यहाँ पर जो आपको 4i कैप माइनस 3j कैप गिवन है इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की जानकारी मिल रही है। हमें ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। और हम ये बात भी जानते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग रिजॉल्व करते हैं, हम कंपोनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी दो कंपोनेंट हैं, एक है हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरी है हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग। आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड यहाँ पर क्योंकि माइनस जे कैप है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं दैट माइनस जे कैप विल बी ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस। और यहाँ पर किया क्या गया है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कंपोनेंट वाइज बताया गया, और बताया ये गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है एंड इसकी सेकंड कंपोनेंट हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। दैट मीन्स एक्स वाई प्लेन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। इतनी बात आपको पहले समझनी चाहिए। हमें इस एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है, इस वेक्टर से हमें ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है, जिसमें एक कंपोनेंट हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है एंड सेकंड कंपोनेंट हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। करेक्ट। नाउ एक बात लेकिन यहाँ पर आपको और भी समझनी चाहिए कि ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर की भी एक मैग्नीट्यूड है। अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन जज करना चाहता हूँ, अगर मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से मतलब होगा, तब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, बट ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। और इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जज करने के लिए मुझे इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर की तरफ कन्वर्ट करना चाहिए। मुझे इस वेक्टर की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ यूनिट वेक्टर ऑब्टेन कर लेना चाहिए, जिससे मुझे आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प होगी। तो देखिए, अगर मान लेते आपके पास एक वेक्टर है ए,
और आप चाहते हो कि इसी वेक्टर की तरफ आपको एक यूनिट वेक्टर मिले, तब आपको क्या करना होता है कि आपको वेक्टर के साथ उसी की मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना होता है। तो व्हेन वी डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड वी गेट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, और इसे हम लिखेंगे ए कैप। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास मान लो कोई वेक्टर ए है और इसके एक्सप्रेशन को मैं लिख देता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तब इस केस में इस वेक्टर की अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करना होगा, आपको वेक्टर के साथ उसी की मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना होगा। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो हमें वेक्टर गिवन है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, तो डेफिनेटली आप फाइंड कर सकते हैं। आपको x की जगह में पुट करना पड़ेगा 4, तो 4 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16। नाउ आपका जो y होगा, y की जगह में आपको लेना पड़ेगा -3, क्योंकि हमारा जो इनहेरेंटली फॉर्मूले का फॉर्मेट है वो यहाँ पर प्लस साइन के साथ है, तो आप -3 जेकेप को प्लस ऑफ -3 जेकेप लिख सकते हैं। तो अगर मैं y की जगह में -3 पुट करूं तो -3 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9। तो नाउ एक्स स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर बन गया 16, -3 का स्क्वायर बन गया +9, 16 + 9 करूंगा तो हो जाएगा 25, एंड 25 के रूट की वैल्यू हो जाएगी फाइनली 5। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो मुझे यहाँ पर 5 को डिवाइड कर देना चाहिए। मैं 5 को डिवाइड कर देता हूँ, लेकिन मैं अपने मन से कोई भी एक्सप्रेशन को बदल नहीं सकता। तब अगर मैंने 5 को डिवाइड किया है तो डेफिनेटली मुझे 5 को मल्टीप्लाई भी कर देना चाहिए, जिससे मेरे वेक्टर का जो एक्सप्रेशन वो इंटैक्ट रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैंने 5 डिवाइड किया तो 5 मल्टीप्लाई भी कर दिया। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं बात करूंगा आपके साथ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को लेकर के, 3x + 4y को लेकर के मैं अब आपके साथ बात करना चाहता हूँ। और अब आपको इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है 3x + 4y को, इसे आपको समझना चाहिए, और मैं इसे आपको समझाता हूँ। जो अभी मैंने आप लोग को थ्योरी के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन समझाया था, उस एक्सप्रेशन पे एक बार और खास नजर डालते हैं अपन। मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन लिखी थी दैट ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये एक्सप्रेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और यहाँ पर मैंने कहा था कि जो ई नॉट होती है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ पर देखिए हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें एक नंबर के साथ पहले टाइम है और फिर एक नंबर के साथ 3x + 4y है। बोलने का मेरा ये मतलब है कि जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था उसमें kx पहले था, ओमेगा टी बाद में था। मतलब टाइम वाला जो टर्म था मैंने सेकेंड लिया था, एंड जो x वाला टर्म था मैंने पहले लिया था। तो यहाँ पर kx माइनस ओमेगा टी हो या ओमेगा टी माइनस kx हो, दोनों ही वेव इक्वेशन के लिए वैलिड होते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए kx माइनस ओमेगा टी लिया था, ओमेगा टी माइनस kx भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जो x आप देख रहे हैं, ये x हमें ये बता रहा है कि हमारी जो वेव है वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है। तो इस x से हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो वेव है वो x एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपेगेट हो रही है, और ये माइनस ये बताता है कि वेव प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग है। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें सिंगल x से सिंगल y ना दे करके हमें 3x + 4y गिवन है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो हमारी वेव प्रोपेगेट हो रही है, जो हमारी वेव की वेलोसिटी है उसे भी रिजॉल्व किया गया है, और हमें ये बताया गया है कि जो हमारी वेव प्रोपेगेट हो रही है उसकी एक कंपोनेंट, वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन का एक कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग है और दूसरी कंपोनेंट किस तरफ है, y एक्सिस के अलॉन्ग है। मतलब हमें ये बताया जा रहा है, इस 3x से हम ये समझ रहे हैं, और अगेन एक्सप्रेशन में यहाँ पर मैंने माइनस लिया था, यहाँ पर भी माइनस है। मतलब देखा जाए तो वेव का जो प्रोपेगेशन है उसकी एक कंपोनेंट पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग है, एंड जो उसकी दूसरी कंपोनेंट है वो हमारी पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है। मतलब वेव हमारी x एक्सिस एंड y एक्सिस का जो प्लेन होगा, हमारा जो xy प्लेन होगा उस प्लेन में मूव कर रही है, एंड देखा जाए तो पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग हमारी वेव की वेलोसिटी की कंपोनेंट्स हैं। इसलिए हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी xy प्लेन में है, जो हमारी वेव प्रोपगेशन है वो भी कहां पर है, वो भी हमारी xy प्लेन में है। लेकिन एक ही प्लेन में दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, एक ही प्लेन है दोनों का,
बट इन दोनों ही प्लेन, एक ही प्लेन में, इन दोनों का एक ही प्लेन है, बट इस प्लेन में दोनों के जो दोनों का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेव प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। अगर आपको ड्राइंग के थ्रू समझने की इच्छा हो तो भी मैं समझा सकता हूँ। तो जैसे मान लेते ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, करेक्ट। तो हमें बोला है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, सेकंड कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी ये होगी ई एक्स, एक कंपोनेंट आ जाएगी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग ई वाई, और डेफिनेटली इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहीं पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को होना चाहिए। जहां तक वेव प्रोपगेशन को लेकर के सवाल है तब उसका प्रोपगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो रहा है और उसका प्रोपगेशन पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग भी हो रहा है, और इसलिए मैं यहाँ पर कंक्लूड कर सकता हूँ कि वेव प्रोपगेशन की एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग, एक कंपोनेंट पॉजिटिव वाई के अलोंग, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहीं पर हमारी वेव प्रोपगेट हो रही होगी। और एक्स वाई प्लेन में दोनों हैं, बट दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया हमारा, दोनों के बीच में हो गया एंगल 90 डिग्री। ठीक, एक काम और किया जाए यहाँ पर, फिर एक काम हमें और करना चाहिए। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जज करना है एंड मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्टेन करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं अब क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प ले सकता हूँ और उसके हेल्प से अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिएगा, मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं 3x + 4y, एक बात क्लियर कर देता हूँ, इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं बताई जा रही। ये हमें बस इतना बताया जा रहा है कि वेव प्रोपगेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रही है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रही है, और इस एक्सप्रेशन में ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं बताई जा रही है ना। बस अगर आप इसका स्लोप निकालने मत बैठ जाना, ये बेसिकली बस इतना बताया गया है कि वेव प्रोपगेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रही है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रही है, मतलब एक प्लेन में हो रही है और डायरेक्शन हमको यहाँ से ऑब्टेन करना है। तो इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन, नॉट अ लीनियर इक्वेशन, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, जो आपको पहले समझना चाहिए। तो देखिएगा मैं जो कहना चाहता हूँ, नाउ ई के लिए हमको क्या गिवन था, ई के लिए हमको गिवन था, जो वेक्टर हमें गिवन थी, जो डायरेक्शन हमें गिवन था, बेसिकली मुझे कहना चाहिए जो मुझे डायरेक्शन गिवन था वो गिवन था 4i कैप माइनस 3j कैप, है ना। तो 4i कैप माइनस 3j कैप, एंड इसके डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करने के लिए 5 को डिवाइड किया था और इससे मुझको मिल गई थी ई कैप की वैल्यू। नाउ अब हमें, क्योंकि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरी वेव प्रोपेगेट हो रही है और यहाँ पर मुझे बताया गया वेव प्रोपेगेशन के लिए यहाँ पर हमें 3x बोला है और यहाँ पर हमें 4y बोला है, तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर ऑब्टेन करना चाहूँ, अगर मैं एक वेक्टर ऑब्टेन करना चाहूँ तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। मुझे लिखना चाहिए अगर मैं वेव प्रोपेगेशन की तरफ अगर एक यूनिट वेक्टर की बात करूँ तो मुझे लिखना चाहिए 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर मैं 5 डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप भी एक वेक्टर है और मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए मैंने वेक्टर के साथ क्या किया है, 5 को डिवाइड कर दिया है। मैंने ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन कैसे किया, तो मुझको x की तरफ 3 मैग्नीट्यूड गिवन है, पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग 4 मैग्नीट्यूड गिवन है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप हमारी वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को शो कर रही है, और इसके तरफ यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए मैंने 5 को डिवाइड कर दिया। मैं समझता हूँ ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि जो वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है वो हम ऑब्टेन करते हैं ई क्रॉस बी से, और सी कैप की वैल्यू होती है ई कैप क्रॉस बी कैप। सिमिलरली क्योंकि मुझे बी कैप की रिक्वायरमेंट है, तो बी कैप की रिक्वायरमेंट के लिए मैंने कहा था कि बी कैप की वैल्यू हो जाएगी सी कैप क्रॉस ई कैप, और इस एक्सप्रेशन से मुझे बी कैप मिल जाएगा, मुझे वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो कैसे करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर बी कैप हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो हम लोग फर्स्ट रो में लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो में हमारी सी की कंपोनेंट्स आएंगी जो कि हो जाएगी 3/5, 4/5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 0, एंड थर्ड रो में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को रखना पड़ेगा जो कि है हमारी 4/5 माइनस 3/5 एंड 0, और यहाँ तक हम बिल्कुल इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बस अब इसे सॉल्व कर देते हैं।
तो हमें लिखना पड़ेगा आई कैप इनटू, अब आई कैप हमारी फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो में है, तो इनमें प्रेजेंट नंबर को छोड़ के हमारे पास ये दोनों नंबर बचते हैं। इनको अगर मैं डायगोनली मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 0, माइनस जे कैप फिर करना होता है, फिर जे कैप हमारी सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो में है, तब इनको अगर मैं डायगोनली मल्टीप्लाई करूँ तो अगर मुझे मिलेगा 0। अब के कैप की बारी है, तो के कैप के लिए हमारे के कैप हमारे थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो में है, तब मुझे इन दोनों को डायगोनल मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को डायगोनल मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो 3/5 इंटू -3/5 विल बिकम -9/25, फिर हमें माइनस करना होता है, एंड 4/5 इंटू 4/5 विल बिकम 16/25। नाउ अब अगर यहाँ पर मैं एलसीएम 25 ले लूँ तो -9 -16 विल बिकम -25, -25/25 विल बिकम -1, एंड फाइनली मुझे मिल जाएगा माइनस के कैप। और इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो वेव प्रोपगेशन है वो अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए, माइनस के कैप आना चाहिए। और आप अगर ये वैल्यू निकालना नहीं भी चाहते तो भी इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते थे, आपको सिंपली राइट हैंड थंब रूल यूज करना था। तो आपको क्या करना होगा, वेव प्रोपगेशन की तरफ अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करना है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ टर्न करना है। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। तो वेव प्रोपगेशन की तरफ मैंने क्या किया, अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मैं टर्न करता हूँ, तो थंब मेरा अंदर की तरफ आता है। और इससे एक बात क्लियर है कि जो वेव प्रोपगेशन अगर इस इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारी नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएगी। मैंने क्या किया, सी कैप की तरफ राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया, ई की तरफ टर्न किया, तो थंब मेरा अंदर की तरफ आ रहा है। एंड ऑब्वियस बात है कि अगर इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो अंदर ही हमारी जेड एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक्स एंड वाई के लिए आउटवर्ड प्लेन में या आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी जो एक्सिस होगी वो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी। तो इनवर्ड डायरेक्शन में डेफिनेटली हमारी कौन सी एक्सिस आनी चाहिए, नेगेटिव जेड एक्सिस आनी चाहिए। ये हमारी पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो इनवर्ड डायरेक्शन में हमारी नेगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगी, जिस तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो बस आंसर आ गया। तो देखिए अब मैं फाइनली ऑप्टेन करके दिखाता हूँ आपको। तो क्योंकि यहाँ पर मुझे डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन हमारा कौन सा आ गया, नेगेटिव जेड एक्सिस का आ गया, माइनस के कैप आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, जहाँ तक सवाल है ऑप्शन 2 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 में नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, जो कि के कैप के लिए हम यूज कर सकते हैं, है ना, एक बात समझ सकते हैं। अब देखिए या तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा या तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो क्योंकि मुझे डायरेक्शन बताना है किसका, मुझे डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, माइनस के कैप आना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारे ऑप्शन 3 में भी माइनस के कैप है एंड ऑप्शन 4 में भी माइनस के कैप है, दोनों में है। एकदम बात क्लियर हुई। तो डायरेक्शन को लेके तो ठीक है हम जज कर लिए, बट यहाँ पर मुझको एक 5 मल्टीप्लाई करना पड़ा है, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि यहाँ पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड बाय स्पीड ऑफ लाइट होती है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझको इस 5 को एक्चुअल में इस 57 के साथ शामिल करना चाहिए, एंड 57 इंटू 5 विल बिकम माई इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड। अगर आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता, अगर आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड कितनी है, और अगर आप आंसर 57 दे देते तो आपका गलत हो जाता। आपको इस 5 को भी इधर शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेक्टर है यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जज करने के लिए हेल्प करनी थी। तो क्योंकि यहाँ पर वेक्टर की कुछ वैल्यू थी 5 थी, तो मैंने 5 डिवाइड करके 5 मल्टीप्लाई कर दिया। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इज 57 इंटू 5। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ 57 गिवन है, तो मुझको इस 5 को अलग से काउंट करना पड़ेगा, जो यहाँ पर किया गया है 5 के कैप के साथ। ये जो 5 आप देख रहे हो उसको यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। अब ये 57 की वैल्यू के साथ क्या किया गया है, हमारी इस 57 की वैल्यू के साथ क्या किया गया है, स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड कर दिया गया, आप देख सकते हैं। तो 57 इंटू 5 इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, और 57 इंटू 5 इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड। उसके साथ मैंने स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड करके मुझको क्या मिल गया है, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड माइनस के कैप, माइनस के कैप हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और जहां तक सवाल है फेज का, तो मैंने बोला था कि पूरा फेज एंड फंक्शन
सेम होते हैं तो cos 7.5 इंटू 10⁻60 माइनस 5 इंटू 10⁻³ इंटू 3x प्लस 4y इंटेक्ट वैसा का वैसा बना रहेगा, और इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं है दैट ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने काफ़ी समय लिया एंड हम काफ़ी डिटेल में इस एक्सप्रेशन के हर एक पहलू पर डिस्कशन किए, रीजन बीइंग कि आपको हर चीज़ डिटेल में समझ में आनी चाहिए। सॉल्व करने के लिए तो आप डेफिनेटली इसको मे बी 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर जाएं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत होती है, तभी जा करके आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। क्वेश्चन है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज travels in free space along positive x direction. At a particular point in space and time, the electric field vector of the wave is Ey equal to 9.3 volt per meter. Then the magnetic field vector of the wave at that point is. ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड थ्योरी है आपको इसके पहले वाले सवाल में समझा दिया था, और बिल्कुल आप इस सवाल को अब सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो बी कैप होगी, इट विल बी इक्वल टू सी कैप क्रॉस ई कैप। ये बात ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी, और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखिए हमारी बोल रहा है वेव में जो वेव प्रोपेगेशन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। वेव प्रोपेगेशन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो एक काम करते हैं, ये मेरी एक्स एक्सिस है सपोज, और इस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपेगेट हो रही है, और इसको मैंने सिंबल सी से शो किया हुआ है। अब हमारी वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मेरी वाई एक्सिस है, और इस तरफ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर दिया ई से। अब अगर आप सी कैप क्रॉस ई कैप करते हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, और आपको ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन ऑब्टेन करना मालूम है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट वेक्टर है सी कैप, उसकी तरफ आपको राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करना है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ टर्न करना है। थंब से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो डेफिनेटली आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी जेड एक्सिस होनी चाहिए, एंड बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। और इसका ये मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग आनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डेफिनेटली स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड करना पड़ेगा। और क्योंकि हमारी वेव फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है, और फ्री स्पेस में क्योंकि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो हमें याद होता ही है और हमें पता होता है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो बी जेड की मैग्नीट्यूड है इट हैज़ टू बी ई वाई डिवाइडेड बाई सी। ई वाई की वैल्यू हमें गिवन है 9.3 एंड सी की वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपको बताई 3 × 10⁸। यूनिट हमारी टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो 9.3/3 विल बिकम 3.1 × 10⁻⁻8 हो जाना है टेस्ला। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई, और डायरेक्शन इसका पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। तो डेफिनेटली इट विल बी बी जेड विद अ वैल्यू ऑफ 3.1 × 10⁻⁻8 टेस्ला। वी विल गो विद ऑप्शन 4th, एंड ऑप्शन 4th इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। अब ये सवाल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। क्वेश्चन है अ टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2.5 माइक्रोफैराड। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज 1। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, देन डेफिनेटली आंसर होगा वैक्यूम। वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 लेते हैं, एंड फॉर एनी मेटेरियल मीडियम इट इज ऑलवेज मोर देन 1, है ना। तो यहाँ पर वैक्यूम ही है, और हम लोग एयर के लिए भी जो वैल्यू होती है 1 के बहुत क्लोज होती है, काफ़ी क्लोज होती है 1 के। तब आप ऐसा भी मान सकते हैं कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में या तो वैक्यूम है या तो फिर एयर मीडियम है। एयर के लिए भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मोर और लेस 1 के बहुत क्लोज है ना। सो नाउ इट प्रोड्यूसेस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 0.25 मिली एम्पियर in the intervening space between the capacitor plates. The magnitude of the rate of change of potential difference will be, और हमें आंसर वोल्ट पर सेकेंड में देना है।
तो ऑलरेडी हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के रिगार्डिंग काफ़ी डिटेल में चर्चा किया हुआ है, हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हमने चर्चा किया। अब बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से होती है। यहाँ पर अगर आप किसी भी जगह पे, किसी भी स्पेस पे, अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन से, किसी भी एरिया से अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दो, अगर किसी एरिया से पास होने वाली या लिंक होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाए, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वहाँ चेंज होने से एक करंट फ्लो होती है और उसी करंट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डेफिनेटली इसका फॉर्मूला भी हमने सीखा था, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसी भी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस का रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए। मुझे फाइंड करना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा बहुत चेंज करते हुए हमारे फाइनल जो डाटा हमें ऑब्टेन करना है वहाँ तक हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी ऑफ फाई ई। एंड हम ऑब्वियसली जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो होती है फील्ड इनटू एरिया। तो यहाँ पर मैं ई ए लिख सकता हूँ। जहाँ तक सवाल कॉस थीटा को लेकर के है, क्योंकि ई डॉट ए होती है हमारी फ्लक्स, तो कॉस थीटा को यहाँ पर हम 1 ले रहे हैं, थीटा को 0 डिग्री मान रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। एंड कैपेसिटर में ऐसा होता भी है, बिल्कुल होता है कैपेसिटर में। जैसे ये मेरी कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा होता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। और अगर यहाँ पर मैं एक एरिया विजुअलाइज करूँ तो इसका एरिया वेक्टर भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी राइटवर्ड है, एरिया वेक्टर भी राइटवर्ड है, तो ऑब्वियस बात है मुझको यहाँ पर एंगल 0 डिग्री ही लेना चाहिए एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सुनाओ अब इसको आगे हम डील करते हैं। सो इम्प्लाइज दैट आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्योंकि कैपेसिटर के प्लेट के एरिया में कोई चेंज नहीं आने वाला, कैपेसिटर के प्लेट की एरिया तो फिक्स है। और यहाँ पर जो हमें 0.25 मिली एम्पियर गिवन है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट है। और इस टोटल करंट के लिए मुझको कैपेसिटर के प्लेट का टोटल एरिया ले लेना चाहिए। एंड ऑब्वियस बात है यहाँ पर एरिया कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर कर देता हूँ। अब क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा डी ई बाई डी टी इम्प्लाइज दैट आई डी इक्वल्स टू ई नॉट इंटू ए। अब डी ई बाई डी टी की बात करते हैं। तो एक बात मैं आपको बहुत फोकस्ड वे में समझाना चाहता हूँ, एकदम ध्यान से आप सुनना। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। अगर आप 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हो, एक जगह हायर पोटेंशियल हो, एक जगह लोअर पोटेंशियल हो, तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मेंटेन होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और इसीलिए आपको बिल्कुल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आप पोटेंशियल डिफरेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैपेसिटर प्लेट्स के लिए, कैपेसिटर्स के लिए, कैपेसिटर के 2 प्लेट्स के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, जो कि हम सिंबल डी से शो करते हैं। और आपको बिल्कुल ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इस फॉर्मूले से अगर मैं बताऊं, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कैपेसिटर के लिए, जो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, है ना। कैपेसिटर के केस में दोनों प्लेट्स के बीच में रहने वाली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स होती है। और अगर आपको ये एक्सप्रेशन मालूम हो तो बिल्कुल ई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? वी बाई डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ई बाई डी टी ऑफ ई, और ई की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? अब हम ई की जगह में लिख सकते हैं वी बाई डी। तो यहाँ पर मैं वी बाई डी लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियरली इसको मैं कर दूं। अब आप इस डी और इस डी को मत काट देना, ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के लिए है और ये डिफरेंशिएशन का डी है ना, जो कि चेंज इन पोटेंशियल बता रहा है। अब क्योंकि प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस को भी हम बदलने वाले नहीं है, तो ये डी भी कांस्टेंट है और बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से। एंड फाइनली हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। एंड फाइनली क्या बच गया हमारे पास? डी वी बाई डी टी, जो हमें पूछा है। What is dV by dt? It is the rate of change of potential difference. The rate of change of potential difference ही तो पूछा है, मतलब मुझे dV by dt पूछा है। और यहाँ पर ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट ID। अब
आपको ये भी मालूम है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ना। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। अगर प्लेट्स के बीच में कौन हो, वैक्यूम हो या फिर एयर हो या फिर कोई मीडियम ना प्रेजेंट हो, तब उस केस में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी ही हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। एंड ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन को मैं सी लिख सकता हूँ। एंड फाइनली जो मुझे पूछा गया है dv बाई डी टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन इस सी हो गया, और सी को मुझे डिवाइड कर देना चाहिए और मुझको कुछ नहीं करना था, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ मुझे कैपेसिटेंस को डिवाइड करना था, मुझे तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जगह है तो मैं करके दिखा देता हूँ। तो फाइनली dv बाई डी टी की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट करंट मुझे दिया है 0.25 मिली एम्पियर, तो मिली की वैल्यू होगी 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6। सॉल्व कर दो, तुरंत आंसर देखेंगे। 0.25 बाई 2.5 विल बिकम 0.1, 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 विल बिकम 10 टू द पावर -4 divided by 10 to the power -6 will become 10 to the power +2, that is coming to be 100। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट हैज टू बी 100 वोल्ट पर सेकेंड। और इसीलिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो 100 होगा। एंड 100 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है, और मैं ये भी समझता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट से है। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग in the ascending order of wavelength lambda। ascending मतलब increasing order, ascending का मतलब हो गया increasing। हमको increasing order में wavelength के बेसिस पे यहाँ पर हमें waves को अरेंज करना है। तो हमारी पहली वेव है माइक्रोवेव, सेकेंड है अल्ट्रावायलेट रेज, थर्ड है हमारी इंफ्रारेड, एंड फोर्थ है हमारी एक्स रेज। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में इनको अरेंज करना है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो देखिए आप लोग को बेसिकली बताया जाता है कि कौन सी वेव मोर एनर्जेटिक है और इज हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी, कौन सी रे लेस एनर्जेटिक है मीन्स हैविंग लेस फ्रीक्वेंसी और मोर वेवलेंथ। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम वेवलेंथ होती है, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी। ये पहली बात आपको समझनी चाहिए। और ये बात मैं और बताना चाहूँगा कि किसी भी वेव की जो एनर्जी होती है, जो इसके फोटोन्स होते हैं, जो फोटोन की एनर्जी होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मोर फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर एनर्जी। अगर आपको ये दो बातें समझ में आती हैं तब आप जज कर सकते हो इस आइडिया के साथ कि ये जो नाम यहाँ पर गिवन है आपको बिल्कुल पता होता है कि इसमें कौन मोर एनर्जेटिक है और कौन लेस एनर्जेटिक है। तो अगर मैं कहूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कौन है? ऑब्वियसली एक्स रेज। एक्स रेज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और अगर आप कभी भी मेडिकल के काम से अगर हॉस्पिटल वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर जो एक्सरे रूम होता है जहाँ पर एक्सरे किया जाता है, वहाँ पर एक शील्ड के पीछे छुप करके ऑपरेटर एक्सरे मशीन के साथ वर्क करता है। रीजन बीइंग एक्सरे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। अगर लंबे समय तक किसी पर्सन की बॉडी में एक्सरे का एक्सपोजर होता है तो डेफिनेटली उसको तकलीफ हो सकती है, बीमारी हो सकती है। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इन चारों में जो मोस्ट एनर्जेटिक है वो एक्सरे है ना। एक्सरे हमारी मोस्ट एनर्जेटिक है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे क्या है, ज़्यादा है। और क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो गई तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था तो सबसे कम में कौन हो गया, लैम्डा 4, ये सबसे कम होगा वेवलेंथ में। अब इससे बड़ा कौन होगा हम देखते हैं। अमंग ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम पढ़ते हैं उसमें गामा रे मोस्ट एनर्जेटिक होती है। गामा रे की जो एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा होती है, बट क्योंकि हमारे ऑप्शन में गामा रे नहीं है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। इन चारों में एक्स रे की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ की वैल्यू सबसे कम है। तो लैम्डा 4 पहले होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तब हम कहेंगे बात अल्ट्रावायलेट की। इसके बाद जो लेस एनर्जी गेन करती है, मतलब जो लेस एनर्जी पोजेस की हुई है, वो है हमारी अल्ट्रावायलेट रे। गर्मी के दिनों में बेसिकली हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो या तो सनग्लासेस या तो फिर हम सनस्क्रीन लोशन वगैरह लगा लेते हैं, या फिर हम लोग अपने आप को कवर करके चलते हैं। द रीजन बीइंग गर्मी के दिनों में अर्थ तक अल्ट्रावायलेट रे काफ़ी ज़्यादा पहुंचती है, क्योंकि गर्मी में काफ़ी डेफिनेटली हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंचती है। और उस दौरान हम इससे अपने आप को सेव करने के लिए, ताकि हमारी स्किन बर्न ना हो जाए, हम लोग अपने आप को कवर करके चलते हैं, है ना। यूवी प्रोटेक्शन हम लोग ले करके चलते हैं। एंड ऑब्वियस बात है कि एक्सरे के बाद जो
कम एनर्जी रखती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम है या वेवलेंथ इससे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हमारी कौन आ जाएगी, अल्ट्रावायलेट आ जाएगी, और इसके लिए यहाँ पर लैम्डा 2 आना चाहिए। अब आगे बात करते हैं इन दोनों वेव्स की। तो ऑब्वियस बात है माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड में जो अगला नंबर होगा एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं तो, या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं तो वो इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड की एनर्जी अल्ट्रावायलेट से कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर हमारा लैम्डा 3 आ जाएगा। जहाँ तक सवाल माइक्रोवेव का है तो आखिरी में माइक्रोवेव बचता है, तो यहाँ पर लैम्डा 1 आ जाएगा। इनमें से सबसे कम एनर्जी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हमारी माइक्रोवेव की है, तो मैं इसी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। तो लैम्डा 4, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 1, ऑप्शन 3 के साथ जाऊँगा। एंड ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। मैंने इसी तरीके से चीज़ों को जज किया हुआ है और मैं इसी तरह से आपको समझा रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जिस वे में मैंने समझा हुआ इस टॉपिक को आप भी अगर समझेंगे तो आपको आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट से है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज गिवन बाई E equal to 100 sin omega t minus kx Newton per coulomb, a cylinder of length 200 centimeter holds certain amount of electromagnetic energy inside it. If another cylinder of same length but half the diameter then the previous one holds the same amount of electromagnetic energy, the magnitude of the electric field of the corresponding electromagnetic waves should be modified as। ऑल राइट, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि पहले एक सिलेंडर थी जिसकी लेंथ 200 सेंटीमीटर थी और सर्टेन इसका डायमीटर रहा होगा, उसके अंदर प्रेजेंट थी हमारी ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से उसके पास कुछ एनर्जी थी। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये एनर्जी कैरी करती हैं, इनके पास एनर्जी होती है। और एनर्जी कौन कैरी करता है, तो एनर्जी कैरी करने वाली होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन एनर्जी कैरी करती है, एनर्जी कैरी करती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि इस कमरे में फिलहाल लाइट एनर्जी प्रेजेंट है, आप मुझे देख पा रहे हैं, एंड ऑब्वियस बात है कि जिस कमरे में मैं अभी फिलहाल हूँ इस कमरे में लाइट प्रेजेंट है, एंड हम ये भी जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जो लाइट एनर्जी है जो मुझे विजिबिलिटी का सेंसेशन दे रहा है, कि लाइट एनर्जी है किसके पास, किसने कैरी की हुई है, तो इस कमरे में फिलहाल जो लाइट एनर्जी है, तो इस कमरे में लाइट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और वही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस लाइट एनर्जी को कैरी की हुई है। तो जब तक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस कमरे में प्रेजेंट होंगी तब तक लाइट एनर्जी होगी और तब तक आप मुझे देख पाएंगे। अगर मैं ट्यूबलाइट्स को ऑफ कर दूं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, जो हमारी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, वो डिसअपियर कर जाएंगी और लाइट एनर्जी भी फिर चली जाएगी, फिर आप मुझे नहीं देख पाएंगे। अब सवाल ये है कि कौन एनर्जी ज़्यादा कैरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ज़्यादा कैरी करती है कि मैग्नेटिक फील्ड के पास ज़्यादा एनर्जी है? तो इसका जवाब है बोथ द फील्ड्स कैरी एनर्जी बाय इक्वल अमाउंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के पास एनर्जी की जो भी वैल्यूज होंगी वो इक्वल अमाउंट में होती है। तो अगर 5 जूल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैरी की हुई है तो 5 जूल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड भी कैरी करेगी, और टोटल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 जूल, जो लाइट एनर्जी की वैल्यू होगी। नाउ अब हमें कह रहा है कि एक सेकेंड सिलेंडर है जिसकी लेंथ अभी भी सेम है बट डायमीटर हाफ है, बट कहता है कि उसने उतना ही एनर्जी कैरी किया जितनी फर्स्ट सिलेंडर ने कैरी की थी। तब हमें ये बताना है कि सेकेंड सिलेंडर में कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर आप एनर्जी डेंसिटी के साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तब आपको एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ये होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से अगर मैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ऑब्वियसली एनर्जी मिल जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कितनी, या एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी होती है। तब इसका जवाब है हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अब जैसे कि मैंने कहा
जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैरी की हुई है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ने भी कैरी की हुई है। तो जो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होगी वही एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के पास भी होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी के लिए मुझको यहाँ पर इंटू 2 कर देना चाहिए। और जहाँ तक वॉल्यूम का सवाल है तो किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर एंड एच की जगह मैं सिलेंडर की लेंथ एल ले लेता हूँ। और इस फॉर्मूले की हेल्प से मुझे एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होनी चाहिए। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों ही केसेस में जो एनर्जी है उसकी वैल्यू सेम है। तो मैं काम करता हूं दोनों ही केसेस के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं और मैं दोनों को इक्वल कर देता हूं। तो दोनों के लिए एनर्जी सेम है, दोनों सिलेंडर में रहने वाली एनर्जी सेम है। तो फर्स्ट सिलेंडर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं देखिएगा, और मैं 2 and 2 को एलिमिनेट भी कर देता हूं। तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट के लिए मुझे मतलब कह रहा है कि u1 की वैल्यू u2 के इक्वल है। सो नाउ u1 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ई आर एम एस स्क्वायर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है इसमें ये 100 इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक वैल्यू है। तब आरएमएस वैल्यू के लिए क्या करूंगा, तो साइनोसोडल वेव के केस में जो एम्पलीट्यूड होती है अगर उससे हम √2 को डिवाइड कर दें तब हमें आरएमएस वैल्यू मिलती है। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आरएमएस की वैल्यू जो होगी, आरएमएस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पीक वैल्यू बाय √2 होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए 100 अपॉन √2। ये मेरी ई आर एम एस की वैल्यू हो गई, स्क्वायर होना चाहिए तो रहने दिया जाए, क्या दिक्कत है ना। इनटू पाई आर स्क्वायर एल, ये मेरे फर्स्ट सिलेंडर के लिए एनर्जी की वैल्यू हो गई। अब बात करता हूँ सेकंड के लिए, और सेकंड में सेम एनर्जी है इसके लिए मैंने इक्वल किया, अगेन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझको ये बताना है कि जो सेकंड हमारी सिलेंडर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब मुझे पीक वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, और इसलिए यहाँ पर मैं ई नॉट लिख देता हूँ क्योंकि सेकंड सिलेंडर के लिए या सेकंड सिलेंडर के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड हमारी ई नॉट है। बाय √2 तो करना पड़ेगा आरएमएस के लिए, स्क्वायर जैसे कि करना चाहिए एज पर द एक्सप्रेशन इनटू पाई। अब कह रहा है कि जो सेकेंड सिलेंडर है उसकी जो डायमीटर है वो हाफ है फर्स्ट के कंपेयर में। अब अगर डायमीटर आधी होगी तो रेडियस भी क्या होगी, रेडियस भी आधी होगी। तो इसीलिए यहाँ पर मुझको अब r की जगह में r/2 पुट करना चाहिए, एंड r/2 का स्क्वायर हो जाएगा r²/4। जहाँ तक लेंथ का सवाल है, लेंथ हमको सेम लेने को कहा था तो मैंने सेम लेंथ l ले लिया, लेंथ में हमने कोई बदलाव नहीं किया। तो जो क्वांटिटीज कैंसिल हो रही हैं उनको तो सबसे पहले कैंसिल करो। तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गए, √2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर एल कैंसिल हो गए। सो फाइनली हमारे पास बचा यहाँ पर ई नॉट स्क्वायर इंटू 1/4, और यहाँ पर बचा मेरे पास 100 का स्क्वायर। अभी काम करता हूँ, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एंड 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं दोनों साइड रूट ले लेता हूँ तो फाइनली मुझको ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। सो ई नॉट विल बी इक्वल टू, मैंने क्या किया, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए मैंने रूट करना होगा। सो 4 के रूट की वैल्यू हो जाएगी 2, एंड 100 के स्क्वायर के रूट की वैल्यू हो जाएगी 100, एंड 2 × 100 विल बिकम 200। और इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो हमारी सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड 200 होनी चाहिए, और क्योंकि मेरी एम्पलीट्यूड अब 200 आ रही है तो ऑब्वियस बात है मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा, एंड ऑब्वियसली सेकंड सिलेंडर में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वो ऑप्शन 2 से डिफाइन होगी। जहाँ तक बाकी अदर चीज़ों का है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो सेम टू सेम है, हमारी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, सब सेम है, सब कुछ सेम रहेगा। बस एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 100 थे वो 200 होनी चाहिए, और इसीलिए मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा। ऑप्शन 2 एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, हमें एक्सप्रेशन गिवन है, द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन SI यूनिट्स इज। देखिए अब एक ही तरह का सवाल बार बार पूछ रहा है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है क्वेश्चंस में, और इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं इस चैप्टर में, अगर आप थोड़ा सा समय दे देते हैं तो आपका डेफिनेटली 4 मार्क कन्फर्म हो जाता है। चैप्टर बहुत छोटा सा है, काफ़ी लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, समझने में ज़्यादा समय लगता नहीं, बहुत कम समय में आप इस चैप्टर में अच्छा कमांड गेन कर जाते हैं, और बिल्कुल आपका 4 मार्क बन जाता है। तो आपको बिल्कुल उस वे में समझना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के फेज की वैल्यू सेम होती है, फेज में कोई चेंज नहीं आता। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तब मैग्नेटिक फील्ड 0, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, और इसीलिए
साइन से लेकर के जो एंड तक का एक्सप्रेशन है वो सेम टू सेम मेंटेन रहना चाहिए। और इसीलिए अगर देखा जाए तो ऑप्शन 2 के होने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर कॉस दे दिया है और यहाँ साइन है तो हर जगह साइन होना चाहिए, बाकी ओमेगा इंटू टी माइनस जेड बाई सी होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस दे दिया है तो इसकी भी कहानी खत्म हो गई। ऑप्शन 2 एंड 4 को तो पहले ही एलिमिनेट कर देते। अब बचा ऑप्शन 1 एंड 3, दोनों में से कोई ना कोई एक करेक्ट आंसर होना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं और हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करूं, इट विल बी इक्वल टू पी ई कॉस 90, एंड कॉस 90 की वैल्यू क्योंकि जीरो होती है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो आ जाएगी, है ना। अब मुझको ये देखना है कि इन बचे हुए दो ऑप्शंस में किस केस में मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो वेक्टर गिवन है हमें डायरेक्शन को लेकर के, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होने वाला है। आप लोग को अगर कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल जज करना हो तब डेफिनेटली आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता है हमें और उससे हमें डायरेक्शन को जज करने में हेल्प होती है, एंगल को फाइंड करने में हेल्प होती है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि सपोज वी आर हैविंग अ वेक्टर ए गिवन बाई x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड एक सेकंड वेक्टर है b विच इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तब a डॉट b को निकालने का फॉर्मूला होता है जो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और मुझको करना बी डॉट ई, और ई डॉट बी भी कर सकते हो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव भी होता है ना। तो मैं बी डॉट ई कर देता हूं, तो यहां पर मेरा बी डॉट ई की वैल्यू कितनी बनाने वाला हूं मैं, जीरो बनाने वाला हूं, इक्वल टू। अब मुझको क्या करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के आई कैप की जो भी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज होंगी उनको मल्टीप्लाई करना है, जे कैप वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, के कैप है नहीं तो कोई बात नहीं, और उनको ऐड करके फिर फाइनली मुझको जीरो से इक्वेट करना है। तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले ऑप्शन 1 को जज करता हूँ। तो देखिए √3/2 इंटू 1/2 करूंगा तो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है कि एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक बार जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है इसको हमें चेक कर लेना चाहिए। मैं चेक करके देखता हूँ, मैं ऑप्शन 1 को चेक करके देखता हूँ। ऑप्शन 1 की पहले बात करते हैं। तो नाउ √3/2 इंटू 1/2 विल बिकम √3/4 एंड 1/2 इंटू माइनस √3/2 विल बिकम माइनस √3/4। तो इट इज कमिंग टू बी जीरो। डेफिनेटली बात क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं ऑप्शन 3 के साथ जाता तो √3/2 इंटू 1/2 होता √3/4, प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ पर भी है तो प्लस हमारा √3/4 बनता। एंड ऑप्शन 3 में क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो नहीं आ रही, मतलब फील्ड दोनों परपेंडिकुलर नहीं थे, और इसके लिए ऑप्शन 3 भी करेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा, ऑप्शन 1 डेफिनेटली इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जब हम सी को डिवाइड करते हैं तब हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन के साथ सी को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। और देखिए यहाँ पर ये सी को मल्टीप्लाई किया गया, सी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो सी देख पा रहे हैं ये मल्टीप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन के साथ सी को मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड ऑब्टेन की गई। डायरेक्शन डेफिनेटली परपेंडिकुलर दिख ही रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। मैंने हर सवाल को समझाने के लिए आपको हर वो थ्योरी समझाई है जो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब अगर आपका बेस बिल्कुल भी वीक है, अगर आप कुछ भी नहीं समझे थे फिजिक्स में, तो भी आपको डेफिनेटली इन सवालों को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। आप बिल्कुल अपनी तैयारी बेस से स्टार्ट करते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ये मेरी कोशिश है। और आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल जो 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में आया था जे मेन में, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन आया था 29 जनवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट में। क्वेश्चन है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट्स अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन इन फ्री स्पेस। द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर्स एसोसिएटेड विद द वेव इन कार्टेशियन फ्रेम आर। ऑल राइट, देखिए बहुत इजी है जज करना, इसमें तो कुछ रहा नहीं।
तो जैसे कि मेरा ये एक्स एक्सिस है सपोज, इसे मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस और इसे मैं मान लेता हूँ जेड एक्सिस। और जैसे कि मैंने कहा कि वेव प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन होगा वी कैप, और सी कैप भी लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट जिस डायरेक्शन में होता है, वेव प्रोपगेशन भी ठीक उसी डायरेक्शन में होता है, और इसीलिए ई कैप क्रॉस बी कैप हमारा वी कैप और सी कैप होता है। अब हम देख लेते हैं कि किस पर्टिकुलर केस में हमें जो डायरेक्शन है वेव प्रोपगेशन का जो पॉजिटिव एक्स बोला गया आ रहा है। तो देखते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं ऑप्शन 1 की। तो क्योंकि वेव प्रोपगेशन ऑलरेडी एक्स की तरफ हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड को एक्स की तरफ बताया है, तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं, अच्छे से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपगेशन तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऑप्शन 1 तो कट गया यहाँ से। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की। तो काम करते हैं, वाई एक्सिस की तरफ मैं अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करता हूँ। क्यों? तो मुझे ई क्रॉस बी करना है। तो मैंने ई की तरफ इस पर्टिकुलर डेटा के थ्रू अगर वाई एक्सिस की तरफ पाम को स्ट्रेच करूँ एंड जेड की तरफ टर्न करूँ, तो थंब मेरा पॉजिटिव एक्स की तरफ आ रहा है। ऑब्वियस बात है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ई एक्स नहीं हो सकता क्योंकि वेव प्रोपगेशन एक्स की तरफ है। दोनों जेड की तरफ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ऑब्वियस बात है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 एकदम परफेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे और इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पेपर डिस्कशन कंप्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए ये जो क्लास थी, जो वीडियो थी, बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत कुछ आप सीखेंगे, समझेंगे, और आपकी तैयारी में डेफिनेटली कुछ वैल्यू एडिशन में कर पाऊंगा। और इसी सोच के साथ, इसी होप के साथ हम आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्लास में हम एक अगले चैप्टर का पेपर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।